अरे रचना बहू, मेरे प्रेस किए हुए कपड़े कहाँ हैं? वो पापा जी, वो जेठानी ने की थी आज कपड़ों पर प्रेस, तो अभी उनसे पूछ कर आती हूँ। तभी रचना दौड़ती हुई अपनी बड़ी जेठानी के कमरे में जाती है। जेठानी जी, पापा जी के प्रेस के कपड़े कहाँ पर रखे हैं? ओ रचना, पापा जी के कपड़े पर तो मैं प्रेस करना ही भूल गई हूँ। तभी बाहर से रामनिवास यानी उनके ससुर आवाज मारते हुए कहते हैं, अरे बहू अंदर ही सो गई क्या? जी पापा जी, बस लाई। फिर जेठानी जल्दी से रामनिवास के कपड़ों पर प्रेस करती है। तभी रचना अपने ससुर जी को प्रेस के कपड़े ला कर देती है। आखिरकार क्या वजह थी जो रचना अपने ससुर की एक आवाज पर इतनी हड़बड़ा जाती थी? इस बात को जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा आगे जाना होगा। ये कहानी है झारखंड के रांची शहर की, जहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार शर्मा परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे रामलाल शर्मा जी, जो अपने सख्त रवैये के लिए पूरे परिवार में मशहूर थे, जिनकी एक आवाज पर पूरा घर कांप उठता था। इस घर में काफी दिन से मैं देख रहा हूँ कि घर के कामों में बहुत काम चोरी की जा रही है। किसी भी काम को कहो, सास बड़ी बहू पर टाल देती तो बड़ी बहू छोटी पर टाल देती। बस पूरे दिन घर में यही खेल खेलते रहो और मैं तुम्हारी बात देखता रहूं यहाँ बैठा। सॉरी पापा जी, आगे से ये गलती नहीं होगी। शर्मा परिवार के घर का हर एक इंसान का जिंदगी का रिमोट कंट्रोल रामलाल के हाथ में था। उनका एक ही उसूल था, जो मैं कहूँ वही कानून। रामलाल के तीनों बेटे कमाते थे, पर उनका सारा पैसा रामलाल के हाथों में जाता था। एक दिन रामलाल के तीनों बेटों को सैलरी मिलती है, जिसे वो रामलाल के हाथों में लाकर थमा देते हैं। पिताजी ये मेरी सैलरी, और पिताजी ये मेरी सैलरी, और पिताजी ये लो मेरी सैलरी। उसके दो बेटों की सैलरी तो पूरी थी, लेकिन सबसे छोटे बेटे राहुल की सैलरी में पूरे 4,000 रुपए कम थे। तेरी सैलरी इस बार कट कर आई है क्या? नहीं तो पिताजी। या तुमने कुछ कंपनी में नुकसान किया है? नहीं तो पिताजी। नहीं पिताजी के बच्चे, अगर सब कुछ ठीक है तो तेरी सैलरी में 4,000 रुपए कम क्यों है? वो दरअसल पिताजी, मुझसे कुछ पैसे खर्च हो गए। खर्च हो गए? मुझसे बिना पूछे तेरी हिम्मत कैसे हो गई इतने पैसे खर्च करने की? तूने अपनी अलग सरकार खोल ली क्या? नहीं, वो पिताजी, बस आज वो दोस्तों के साथ अचानक पार्टी का प्लान बन गया था। पार्टी? तुम लोग क्या समझते हो भाई, पैसे पेड़ पे उगते हैं? ये सब फालतू के खर्च हमारे घर में नहीं होते, समझे तुम? जी पिताजी। राहुल को रामलाल की ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। इससे पहले वो कुछ कहता, पर रामलाल की आंखें ही काफी थी उसे चुप कराने के लिए, और घर में एकदम सन्नाटा छा गया। तभी कल्याणी यानी कि सास रामलाल को समझाती है, अजी थोड़ा समझिए ना, अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। कल्याणी तुम बीच में मत बोलो, ये सब तुम्हारी डील का नतीजा है। जो बहुएं घर के काम में चोरी करने लगी है और बेटे सैलरी से पैसे काट कर दे रहे। रामलाल के तीनों बेटे खड़े होकर उनकी सारी बातों को चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि वो जानते थे रामलाल की कही बात को कोई नहीं काट सकता। कुछ समय बाद अब धीरे धीरे राहुल की उम्र शादी लायक हो गई थी। कुछ ही दिन बाद कल्याणी और रामलाल ने अपने छोटे बेटे राहुल के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, और फिर नित्या नाम की लड़की से उसकी बात पक्की हो गई। तभी कल्याणी रामलाल से अपने घर पर आकर कहती है, अजी सुनते हो, लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है, साथ में नौकरी भी करती है। अरे नौकरी सौकरी छोड़ो, पहले ये देखो लड़की में घर संभालने के संस्कार है या नहीं? हाँ, सब है उसमें, हर एक गुण है उस लड़की में। बस तुम अब शादी की तारीख पक्की करा लो। शादी की तारीख तो हो ही जाएगी पक्की, मुझे पहले पैसों का भी बजट देख लेने दो, और कान खोलकर सुन लो मेरी बात। इस बार कोई चमक धमक की चीजें नहीं होनी चाहिए शादी में, पहले ही 2 शादी में बहुत खर्चा हो गया है। और कुछ ही दिन बाद राहुल की शादी के दिन भी करीब आने लगे। तभी एक दिन रामलाल ने घर के सभी लोगों को अपने कमरे में बुलाया और सबसे कहने लगा, सब लोग ध्यान दो, शादी में कोई भी फिजूल खर्च नहीं होगा। पर पिताजी थोड़ा सजावट तो। तुम चुप रहो राहुल, क्यों तुम लोग मेरा पैसा पानी की तरह बहाने पर तुले हुए हो? तभी कल्याणी की दोनों बहुओं ने हल्दी और मेहंदी फंक्शन करने के लिए रामलाल से कहा, लेकिन रामलाल ने धीरे से सबको फटकार लगाकर झाड़ दिया और कहने लगा, लोग आजकल दिखावे के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे तुम लोग? जी, पर घर की लास्ट शादी थी तो थोड़ा बहुत। कल्याणी, जब मैंने एक बार बोल दिया तो मानो वो पत्थर की लकीर हो गई। हाँ, बिना किसी तामझाम के राहुल और नित्या की शादी हो गई। नित्या जब अपने ससुराल में आई तो पूरे शर्मा परिवार में रौनक छा गई। तभी कल्याणी कहती है, आओ बहू, शर्मा परिवार में तुम्हारा स्वागत है। नित्या थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चली जाती है। फिर शादी के 3 दिन बाद ही नित्या सुबह उठी और ऑफिस के लिए रेडी हुई, फिर ऑफिस जाने लगी। ऐसे ही समय गुजर जाता है। फिर एक रोज आई महीने की तारीख। तभी रामलाल बैठकर तीनों बेटों की सैलरी का इंतजार कर रहा था, और थोड़ी ही देर बाद रामलाल के तीनों बेटे अपनी अपनी सैलरी लाकर रामलाल के हाथों में देते हैं। इतने में कल्याणी भी चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है। तभी रामलाल खुश होकर कहता है, यही तो होती है परिवार की एकता।
जब घर के सभी लोग एक साथ मिलकर चलते हैं तभी तो घर एक मंदिर बनता है। उसकी ये बात सुन सब लोग हंसने लगते हैं। फिर रामलाल कल्याणी से कहता है, सबने अपनी सैलरी दे दी, नित्या बहू कहाँ है? उसकी अभी तक सैलरी मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं अभी बहू से सैलरी के बारे में बात करके आती हूँ। कल्याणी रसोई में जाती है और नित्या से कहती है, नित्या बेटी सैलरी आ गई होगी ना तुम्हारी? हाँ मम्मी जी, आज सुबह ही आई है। तो फिर दे दो अपने ससुर जी को, इस घर में सबकी तनख्वाह उन्हीं के पास जाती है। ये बात सुनकर नित्या हैरान हो जाती है और अपनी सैलरी देने से मना कर देती है। माँ जी, मैं अपनी सैलरी अच्छे से उठाना जानती हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कोई और मेरी सैलरी का हिसाब रखेगा। देखो बहुत ज्यादा परवर मत करो, चुपचाप जाकर अपनी सैलरी अपने पापा जी को दे दो। तभी नित्या अपने कमरे में जाकर राहुल से कहती है, राहुल जी क्या ये बात सच है कि तुम सब लोग अपनी सैलरी पापा जी को देते हो? हाँ नित्या, हम तीनों भाई पिताजी को ही अपनी अपनी सैलरी देते हैं। पर तुम क्यों इतनी परेशान हो? तुम सबको अजीब नहीं लगता कि पूरी मेहनत तुम करो और तुम्हारी तनख्वाह कोई और रखे? नित्या, जब हम तीनों भाई तक अपनी तनख्वाह पिताजी को देते हैं तो तुम हमसे बड़ी तो नहीं हो ना? जाओ देकर आओ तुम भी अपनी तनख्वाह पिताजी को। तभी नित्या मन में सोचती है और खुद से वादा करती है, अगर मुझे इस घर में रहना है तो मुझे इस घर का नियम बदलना ही पड़ेगा। अभी तो मुझे मजबूरी में अपनी सैलरी पापा जी को देकर ही आनी होगी। नित्या गुस्से में अपने ससुर के पास जाती है और अपनी सैलरी रामलाल के हाथों में देकर आ जाती है। ये लीजिए मेरी सैलरी पापा जी। बहू तुम्हारी समझ में जल्दी ये बात आ गई। ऐसे सुनकर नित्या वहाँ से चली आती है और 1-2 दिन बाद नित्या फिर रामलाल के कमरे में आती है। पापा जी मुझे 1000 रुपए चाहिए, मुझे अपने बालों के लिए शैम्पू और कंडीशनर लाना है। मेरे पास इन अवाल बवाल के लिए पैसे नहीं है। 5 रुपए लो और मुल्तानी मिट्टी से बालों को धो लो, समझी? जी पापा जी। तभी वो गुस्से में कमरे से बाहर आती है और घर के हर एक इंसान को रामलाल के खिलाफ भड़काती है। तभी वो देखती है कि उसकी जेठानी की बेटी चिंकी रोते हुए स्कूल से घर आती है। तभी चिंकी की माँ मनीषा कहती है, अरे क्या हुआ चिंकी, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा, स्कूल में मुझे सब बच्चे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मैं कंगाल हूँ, मेरा बैग भी फटा हुआ है, ड्रेस भी फट रही है, पर दादाजी हमको पैसे ही नहीं देते नई ड्रेस लाने के लिए। जेठानी जी, चिंकी ठीक ही तो बोल रही है। अगर आपके पति की कमाई आपके पति के पास होती तो क्या वो अपनी बेटी को इस हाल में रखते? नित्या की बात सुन मनीषा सोच में पड़ जाती है। तुम ठीक कह रही हो। अब नित्या बदलाव लाने की शुरुआत मनीषा से कर देती है। उसे इस बात का गुस्सा था कि घर में हर कोई छोटी छोटी चीज लाने के लिए रामलाल से पैसे मांगते थे। ऐसे धीरे धीरे दिन गुजरते गए। तभी एक दिन शर्मा परिवार में रामलाल की बड़ी बहन और उनके पति उनके घर पर आए। घर की हालत देखकर बुआ जी कहती हैं, छी छी कितनी गंदी बदबू आ रही है इन सोफों में से। तभी नित्या बीच में बोल पड़ती है, हम सब मिलकर ये सब ठीक तो करना चाहते हैं बुआ जी, मगर पापा जी हम सबकी सैलरी लेकर रख लेते हैं और मांगने पर फालतू खर्च बताकर मना कर देते हैं। ये बात सुनकर रामलाल चिल्लाकर कहता है, अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तभी मनीषा भी बोल पड़ती है, नित्या ठीक कह रही है बुआ जी, हम सब लोग कब से इस परेशानी में जूझ रहे हैं, पर पापा जी से आज तक कुछ कहा नहीं। ये तो गलत बात है तुम्हारी रामलाल, तुम घर के बड़े हो ये बात तो सही है, मगर सबके मालिक नहीं हो। हर किसी की अपनी जरूरत होती है और तुम इस उम्र में भी सबका कंट्रोल करते हो। ये तीनों बेचारी बहुएं भी सोचती होंगी हम कैसे कच्चे ससुराल की बहुएं बनकर आ गई हैं। तभी रामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे अपनी गलती की माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे आज के बाद तुम्हारी सैलरी नहीं चाहिए। आज से तुम लोग अपनी सैलरी अपने पास रखोगे। मेरी वजह से तुम सबने बहुत दुख झेले हैं। नहीं पापा जी, आप हमारी सैलरी रखिए, पर जरूरतमंद चीजों के लिए तो हमको पैसे थोड़े बहुत दीजिए। नित्या की इस बात से रामलाल सहमत हुआ और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। मिश्राइन की 3 बहुएं, रमा, रीमा और रितु। रमा सबसे बड़ी थी, उसके बाद रीमा और सबसे छोटी रितु। तीनों देवरानी जेठानी में बहुत बनती थी। तीनों का स्वभाव भी एक सा था। तीनों बहुएं बहुत चटपटी थी। चटपटा खाना, चटपटी बातें करना, ऐसा लगता था जैसे चाट मसाले में लिपटी 3 चटपटी करारी भिंडी। तीनों रोजाना कुछ न कुछ बढ़िया चटपटा बनाती रहती थी। मिश्राइन को उनकी एकता देखकर खुशी भी होती थी, पर साथ ही रोजाना चटपटा मसाले वाला खाना खाने से दिक्कत भी होती थी। अरे रमा, ये टिंडे बहुत मसाले वाले बना दिए। तुम तीनों में से किसने बनाए हैं? हम तीनों ने मिलकर ही बनाए। थोड़ा मसाला मैंने भरा, थोड़ा मैंने और थोड़ा मैंने मिला दिया। वो तो बात सही है, तुम तीनों मिलकर एक साथ बनाती हो सब कुछ खाने का, पर इतना चटपटा अब इस उम्र में मेरे से खाया नहीं जाता। अरे माँ जी, अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी तो आप 20 बरस के हो। अच्छा, मजाक तो तुम तीनों से करवा लो, अपनी गलती नहीं मानोगी। अब तुम तीनों को तो कुछ कहना ही बेकार है।
तुम तीनों में इतनी एकता है कि तुम तीनों एक दूसरे के ऊपर बात ही नहीं आने देती हो। मैं भी कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, खा लूंगी। थोड़ी दही दे दो, वो मिला लेती हूँ। मैं अभी आपके लिए खीरे का रायता डालकर लाती हूँ। मैं भी आती हूँ भाभी, आप दही निकालो, मैं खीरा घिस देती हूँ और मैं उसमें रायते वाला चटपटा मसाला मिला दूंगी। लो, कर लो बात। इनसे दही मांगी थी, पूरा का पूरा चटपटा रायता बना कर ले आएंगी। अरे मिश्राइन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी तीनों बहुओं में आज के जमाने में भी इतना प्यार दिखाई देता है, वरना आजकल की बहुएं तो जो है आपस में ही लड़ती रहती हैं भाई। तुम ठीक कह रहे हो। जैसे मेरे तीनों बेटे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वैसे मेरी तीनों बहुएं भी मिलजुल कर रहने वाली हैं। थोड़ी चटपटी हैं तो क्या हुआ, मन तो तीनों का मिश्री की डली है। घर में सबको पता था कि रमा, रीमा और रितु तीनों बहुत ही मेलजोल रखने वाली हैं। इस वजह से सब घर में उनके चटपटे और मिलनसार स्वभाव की बहुत प्रशंसा भी करते थे। एक दिन रमा, रीमा और रितु तीनों मिलकर रसोई में कुछ खास बना रही थी। रीमा, गोलगप्पे मैं बना लूंगी और पानी तुम और रितु मिलकर बना लो। ठीक है भाभी। रितु, फ्रिज में से बर्फ, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू निकाल ले। भाभी, इसके साथ थोड़ी आलू चाट भी बनाएं क्या? वो भी बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ, बना लो। आज तो सचमुच चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है। जल्दी जल्दी गोलगप्पे और आलू चाट तैयार कर लेते, तब तक बाबूजी और तीनों भाई भी आ जाएंगे। सब साथ मिलकर गोलगप्पे और आलू चाट खाएंगे। ससुर और तीनों भाई तो बाद में आते, पहले कोई और आ गया जिसके आने की कल्पना भी नहीं हुई थी। अरे कमलेश, तू मेरी प्यारी पक्की सहेली कमलेश इतने दिनों बाद मेरे घर आई है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अपनी आंखों पर यकीन कर ले शीला। अब दिल्ली शहर आकर मैं और कहाँ रुकती, तेरे घर ही आ गई। तेरे अलावा दिल्ली में मुझे जानता ही कौन है। वैसे अब मैं कुछ दिन रुक कर जाऊंगी। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी होनी है। जितने दिन चाहे उतने दिन रुक जाना। तेरा अपना ही घर है। तू मेरी बचपन की सहेली है। ये घर भी तेरा अपना ही है। बड़ी खुशी हुई ये सब सुनकर। ये क्या शीला, तूने अभी तक पोते पोतियों का मुंह नहीं देखा? तेरी तीनों बहुओं में से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अब मेरी दो बहुओं को ही देख लो। शादी के बाद साल भर के अंदर ही दोनों के एक एक बच्चा हो गया। बड़ी बहू के तो दूसरा भी होने वाला है। वो क्या है ना कमलेश, आजकल जमाना बदल गया है। बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं। अभी तीनों बहुएं जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सब तो ईश्वर की मर्जी है, जब होना होगा तो हो ही जाएगा। वैसे तू क्या खाएगी? रमा, रसोई में क्या बना हुआ है? माँ जी, हम तो गोलगप्पे और आलू चाट बना रहे थे। गोलगप्पे और आलू चाट का नाम सुनकर कमलेश के मुंह में पानी आ गया, पर फिर भी वो मुंह बनाने लगी जैसे नाटक कर रही हो। गोलगप्पे और आलू चाट ठीक है। वैसे तो मैं इतना खट्टा चटपटा खाती नहीं हूँ, पर अब तुम्हारे घर आई हूं तो खा लूंगी। जाओ तुम तीनों वही ले आओ। कमलेश को गोलगप्पे और आलू चाट पसंद तो बहुत आए, उसे टेस्टी भी बहुत लग रहे थे, पर कमलेश अपनी आदत से मजबूर थी। वो किसी अच्छी चीज की तारीफ आसानी से कर दे, ऐसा संभव ही नहीं था। सच तो ये था कि कमलेश शीला की तीनों बहुओं की एकता से जल रही थी। कमलेश के खुद के घर में उसकी बहुएं बहुत बुरी थीं। कमलेश के साथ उसकी बहुओं का व्यवहार बहुत बुरा था। कमलेश को यह सहन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सहेली शीला का परिवार इतना खुशहाल कैसे है। इस परिवार में तो फूट डालनी चाहिए। जब इंसान खुद खुश नहीं होता तो वो दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता। ऐसी ही सोच कमलेश की भी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो यहाँ से जाने से पहले तीनों बहुओं में लड़ाई करवा कर जाएगी। अगले दिन रमा रसोई में अकेली खड़ी थी। तभी कमलेश मौका देखकर उसके पास आ गई और उसे भड़काने लगी। सबके लिए चाय बना रही हो बहू? जी मासी जी, सुबह की चाय सबके लिए मैं ही बनाती हूँ, आपकी भी बना दी है। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तुम रसोई में आ जाती हो और सबके लिए चाय बनाती हो। वैसे रीमा और ऋतु रसोई में दिखाई नहीं दे रही। मौसी जी, रीमा और ऋतु थोड़ा देर से सोकर उठते हैं। वो क्या है ना, रात को राकेश और निखिल देर से आते हैं। संदीप तो पहले ही आ जाते हैं तो मैं उन्हें जल्दी खाना खिला देती हूँ। वो फिर उन दोनों को खाना खिलाकर सोती हैं, इसलिए सुबह उठने में उन्हें देर हो जाती है। ओहो, तो बहुत थक तो तुम भी जाती हो ना पूरा दिन। कायदा तो यही कहता है कि रीमा और ऋतु को भी तुम्हारे साथ उठना चाहिए, और तुम घर की बड़ी बहू हो तो उन दोनों को तुम्हें चाय बनाकर पिलानी चाहिए। तुम उनकी नौकरानी नहीं जेठानी हो, इसलिए जेठानी वाला हक रखो, फायदे में रहोगी। बाकी मेरा समझाना फर्ज था। कमलेश ने ईर्ष्या की चिंगारी फेंक दी थी।
अब ये चिंगारी आगे आने वाले समय में एक भयानक आग का रूप लेगी या फिर खुद ब खुद ठंडी पड़ जाएगी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या बात है रीमा, बहुत देर से सोकर उठी हो? वो भाभी रात को ना ये लेट आए थे, फिर इनको खाना वगैरह। रीमा, अगर तुम देर से सोती हो तो मैं क्यों जल्दी उठूं? मैंने क्या तुम लोगों का सबका ठेका लिया हुआ है? तुम और रितु रोजाना देर से सोकर उठो और मैं सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाऊं? मैं तुम सबकी नौकरानी नहीं हूँ, ध्यान रहे मैं जेठानी हूँ तुम दोनों की, इसलिए कल से अब तुम दोनों भी जल्दी उठा करोगी। भाभी, अगर हम जल्दी नहीं उठते तो रात को सारी रसोई समेट कर सोते हैं। आप तो रात 9 बजते ही कमरे में घुस जाती हो कि मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। वही तो, और देखो हम दोनों पर चिल्ला रही हैं। मतलब अब तुम दोनों एक तरफ हो गई हो। तुम दोनों को जरा सा मैंने सुबह जल्दी उठने के लिए क्या बोल दिया? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ तो ठीक है, हम भी आपसे बात करने के लिए कोई मरे नहीं जा रहे हैं। रमा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अब रीमा और रितु को जल्दी उठने की आदत नहीं थी और रमा ने उनके लिए चाय नहीं बनाई तो उन दोनों की भी लड़ाई हो गई। तुम खुद भी तो मेरे लिए चाय बना सकती थी रितु, तुम छोटी हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे से पहले उठना चाहिए। भाभी, रीमा भाभी, ये आप गलत कह रही हो। मैं छोटी हूँ तो क्या दबती रहूंगी? मैं नहीं दबने वाली। कमलेश की चाल काम कर गई। धीरे धीरे करके तीनों बहुओं में लड़ाई हो गई। तीनों बहू अब आपस में बात नहीं कर रही थी। घर का वो रसोई घर का माहौल जो हमेशा चटपटी सब्जियों और चटपटी हंसी से महकता रहता था, वो अब बहुत ही बेस्वादी हो गया था। सास को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक चटपटा स्वाद फीका कैसे पड़ गया और सच सबके सामने आ गया। कमलेश, तू मेरी पक्की सहेली होकर ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मेरी तीनों बहुओं के बीच फूट डाल दी। तू तो मेरे घर रहने आई थी और मेरा ही घर उजाड़ कर जाना चाहती थी। मौसी जी, मौसी का मतलब माँ होता है। आप एक माँ होकर हम तीनों बहुओं को अलग करना चाहती थी। हम तो आपकी बेटी की तरह है ना। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है शीला, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। उस दिन फिर से तीनों बहुओं की बातों और खाने में चटपटापन वापस आ गया और कमलेश भी बहुत हंसी खुशी विदा हुई।